देखने में और साथ ही साथ जनता की नज़र में ठीक ठाक नहीं होता है, और विशेष रूप से देखने में तो ठीक ठाक न हो तो उसको ठीक ठाक दिखने के लिए बहुत सारे अलंकारों से अलंकृत किया जाता है। आपने देखा होगा सोने चांदी के आभूषण पहनाए जाते हैं, डेंटिंग, पेंटिंग, सेंटिंग, यह सब सारी की जाती है। लेकिन सच्चाई है और जीवन की हकीकत है कि मनुष्य अपने जीवन में अलंकारों से अलंकृत होकर कभी विभूषित नहीं हो सकता है। मनुष्य अपने जीवन में विभूषित हो सकता है तो अपनी कृतियों के कारण, अपने डीड्स के कारण ही वह विभूषित हो सकता है। और इस स्थान का जहां तक प्रश्न है, इसके पहले भी मैं एक बार यहां आ चुका हूं। अद्भुत वाइब्रेशन है, अनइमेजिनेबल, कल्पना से परे। मैं बैठे बैठे देख रहा था, कहीं मंदिर नहीं है, कहीं गिरजाघर नहीं है, कहीं मस्जिद नहीं है, फिर भी ऐसी वाइब्रेशन। इस वाइब्रेशन को हम क्या नाम दें? मेरे पास, मैं शब्दों को तलाशने लगा लेकिन शब्द नहीं मिले, तो मैंने कहा कि यह और कोई दूसरा वाइब्रेशन नहीं है, यह स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, यह आध्यात्मिक तरंगें यहां पर तैर रही हैं। मैं देख रहा हूं हमारे यहां मंत्री बैठे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, चेयरमैन बैठे हैं। शायद यदि किसी राजनीतिक पार्टी की कोई सभा होती तो लोग कहते मंत्री जी हैं, उनको मंच पर बुला लो, सांसद जी हैं, मंच पर बुला लो। आओ से सभी के साथ मिलजुल कर वह नीचे बैठे हुए। इस स्थान का करिश्मा है कि इस प्रकार के भाव, चाहे कोई कितनी भी ऊंची कुर्सी पर क्यों न बैठा हुआ हो, उसके अंदर पैदा होते हैं। और यहां आते ही हर व्यक्ति, मुझे लगता है कि अहंकार शून्य हो जाता है। और आप सभी जानते हैं कि अहंकार के हां पर लगा हुआ यह पॉइंट कितना डेंजरस होता है। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में भी आपने महसूस किया होगा कि जो मंत्री हो, अधिकारी हो, कोई हो जो अहंकारी होता है, भले ही वो सीना तान कर चलने की कोशिश करे, लेकिन लोगों की नजरों में उसका सम्मान नहीं होता है। भी नंबर हो 1, 2, 3, 4, किसी नंबर के पहले अहंकार के हा के ऊपर लगा हुआ पॉइंट आप लगा दीजिए, उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। वन के पहले अहंकार का पॉइंट लगा दीजिए, उसकी वैल्यू घटकर 1/10 हो जाएगी, 1 नहीं रह जाएगी। लोग कहते हैं कि साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी मंदिर नहीं जाते, पूजा नहीं करते, मस्जिद नहीं जाते, इबादत करते हैं, फिर भी बड़े मन के लोग होते हैं। मैंने कहा कि स्पिरिचुअल होने के लिए आवश्यक नहीं है, आस्था सबके प्रति होनी चाहिए, हर स्थान के प्रति, हर आध्यात्मिक स्थली के प्रति, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन आवश्यक नहीं है कि जाए। हमारा ये मन जो परमात्मा ने दिया है, अब इस मन को कई इसके नॉमेनक्लेचर्स हो सकते हैं, लेकिन मैं यह मानता हूं कि मनुष्य का मन जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है, मनुष्य उसी रेशियो में स्पिरिचुअल हाइट, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को हासिल करता चला जाता है।
मैं कभी कभी इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में मैं कहता हूं, क्योंकि यहां सारे पढ़े लिखे लोग, फोर्स के लोग हैं, कम से कम हाई स्कूल तक मैथमेटिक्स सबने पढ़ी होगी। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपका मन या सर्किल है, तो सर्किल या मन, मान लीजिए मन कभी सर्किल नहीं होता, मन का कोई आकार नहीं है, मन का कोई प्रकार नहीं है, आत्मा की कोई आकार नहीं है, आत्मा का कोई प्रकार नहीं है, कोई रूप रंग नहीं है। मान लीजिए, लेट अस कंसीडर दैट योर आत्मा इज ए सर्किल। आपकी आत्मा यह सर्किल है, एक वृत्त है। तो सर्किल का सर्कमफेरेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, माने मन की सर्किल का सर्कमफेरेंस, यानी उसकी जो परिधि होती है, सर्किल की जो परिधि होती है चारों तरफ की, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उसी रेशियो में, उसी अनुपात में आपको सुख, आनंद की अनुभूति होती चली जाएगी। और आपने कहा कि सुख की बात आपने कर दी, आनंद की बात कर दी, लेकिन परमानंद भी तो होता है। परमानंद की बात मैंने इसलिए उसको छोड़ दिया। परमानंद की कोई सीमा नहीं होती है। परमानंद जिसको प्राप्त हो गया उसको तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। पूरी सृष्टि का संचालन करने वाली जो सत्ता है उसकी प्राप्ति हो गई। अद्भुत वाइब्रेशन है। मैं तो कहता हूं कि सज्जन लोगों की बात तो छोड़िए, शायद इस स्थान पर कोई बहुत शातिर भी आ जाए और हमारी ब्रह्म कुमारी बहनें जो यहां पर मौजूद हैं, इन लोगों का सानिध्य मिल जाए, इन लोगों की बातें सुन ले, वह भी सन्यासी बन जाएगा। लेकिन इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, मुझे प्रसन्नता हुई है और मुझे बतलाया गया कि पिछले 4 दिनों से यह कार्यक्रम चल रहा है और इसका आज समापन हो रहा है। लेकिन मैं जानता हूं कि इस कार्यक्रम का कभी समापन होने वाला नहीं है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है, चलती रहेगी। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया है और यहां आप अपने राजयोग साधना के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंगों को आपने फैलाया है, उसे मैं सहज अनुभव कर सकता हूं। और इस मंच से पूज्या दीदी रतन मोहिनी जी और सारी हमारी दीदियां जो बैठी हैं, मैं इस मंच से पूज्या दीदी रतन मोहिनी जी जिनके अभी मैंने पुष्पांजलि दी है, उनकी स्मृति को नमन करता हूं। हृदय की गहराइयों से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ब्रह्म कुमारी के प्रमुख के रूप में उन्होंने संस्थान की और देशवासियों की, देवी और सज्जनों, बहुत ही सेवा की है और इसके लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। इसके पहले जब मैं गृह मंत्री रहते हुए यहां आया था तो उनका सानिध्य और उनका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ था। और आप जानते हैं कि ब्रह्म कुमारी ने अपनी स्थापना के समय से ही लेकर आज तक निस्वार्थ भाव से पूरी मानवता के आध्यात्मिक विकास और आत्मिक बल बढ़ाने के लिए काम किया है। और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के 100 से भी अधिक ज्यादा देशों में आप लगातार अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आप सब ने भारतीय संस्कृति और प्रजापिता ब्रह्म बाबा के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया है, उसके लिए यह भारत कभी ब्रह्म कुमारी को भूलेगा नहीं। जो भी एक बार आपके सानिध्य में आ गया, जो भी ऐसे स्थानों पर पहुंच गया, वह इन स्थानों की
स्पिरिचुअल वाइब्रेशन के ग्रिप में आ जाएगा, बाहर निकल ही नहीं सकता। यहां आने के लिए तो खुले हुए हैं दरवाजे, लेकिन जाने के लिए नहीं है। माउंट आबू की चोटी पर स्थित ब्रह्म कुमारी का यह सुंदर सा केंद्र वह स्थान है जहां अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं की धारणा यह केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं रह जाती है, बल्कि वह मानव की अनुभूति तक पहुंचती है। मानव उसका एहसास करता है, अनुभूत करता है। देवियों और सज्जनों, आपने हमारी आर्म्ड फोर्सेज और सिक्योरिटी पर्सनल्स, क्योंकि मैं गृह मंत्री भी रह चुका हूं और रक्षा मंत्री भी हूं इस समय। अब हमसे पूछिए तो गृह मंत्री रक्षा मंत्री कहते हुए मुझे बहुत संकोच हो रहा है। आप कहेंगे क्यों संकोच हो रहा है? संकोच इसलिए हो रहा है, हे परमात्मा, इसके कारण मेरे अंदर कहीं अहंकार न पैदा हो। लेकिन दायित्व तो है, एक सिस्टम है, इसलिए मैंने उसकी चर्चा कर दी। हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनके साथ भी मिलजुल कर काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। और आज हमारे जो आर्मी पर्सनल्स हैं, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, उनके ऑफिसर्स और पर्सनल्स के साथ भी मिलजुल कर काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए उनकी इनर वेलबींग और माइंडफुलनेस के लिए जो आपने ये सेशन आयोजित किया है, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने एक ऐसे अभियान का प्रारंभ किया है जो न केवल राष्ट्र की रक्षा नींव को और मजबूत करेगा, बल्कि सारे सूरवीर, यही नहीं पूरे भारत के जो बैठे हैं, उनको आत्मिक शक्ति देगा और पूरे समर्थन से देश की सीमाओं को सुरक्षित वह रखते हैं। और मैं मानता हूं एक प्रकार से उनका यहां आने पर आत्म रूपांतरण होगा। और मैं चाहता हूं कि आना चाहिए। इच्छा यह है, कितना यह हो पाएगा यह परमात्मा जानता है। मैं समझता हूं कि आत्म रूपांतरण बीज है और राष्ट्रीय रूपांतरण उसका फल है। आइए, आत्म रूपांतरण यहां होगा, राष्ट्रीय रूपांतरण होकर रहेगा। ऐसे में आत्म रूपांतरण करने का यह अभियान, मैं मानता हूं ध्यान, योग, सकारात्मक चिंतन और आत्म संवाद के माध्यम से हमारे वीर जवानों को मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक बल देगा। मैं इसके लिए शीश झुकाकर आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, जब मैं इस मंच पर आ रहा था तो और रास्ते में भी कुछ जगह होर्डिंग्स लगी हुई थी, मैंने देखा कि इस कार्यक्रम की थीम क्या है। मुझे पहले नहीं मालूम था इस कार्यक्रम की थीम क्या है। सेल्फ एम्पावरमेंट थ्रू इनर अवेकनिंग। यह थीम अपने आप में बेहद इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्प है। पूरी दुनिया में जिस प्रकार की स्थितियां अभी हैं, उसे देखते हुए यह थीम और भी रेलेवेंट हो जाती है और भी प्रासंगिक हो जाती है। इसलिए मैं कोशिश यह करूंगा कि अपनी बातचीत को इसी के इर्द गिर्द सीमित रखूं। साथियों, जहां तक भारत का राष्ट्र का प्रश्न है, राष्ट्र के रूप में आज भारत चारों ओर से सुरक्षित है। और सुरक्षित यदि है तो हमारे कारण सुरक्षित नहीं है, यह जब बैठे हुए लोग हैं इनके कारण भारत सुरक्षित है। दुनिया भर में तमाम अनिश्चितताओं के बावजूद आज भारत प्रगति कर रहा है। दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट। दुनिया स्वीकार करती है कि भारत प्रगति कर रहा है। आज के 10 वर्षों पहले दुनिया के देशों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यदि कोई जाकर बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज भारत का स्टेचर, भारत का कद इतना बड़ा हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आज भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है।
लोग कहते थे गरीबों का देश है, भिखारियों का देश है। करिश्मा हुआ है। जो भारत 2014 के पहले 11वें स्थान पर था, वो जंप लेकर इकोनॉमी की साइज, धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। मैं नहीं कह रहा हूं, इंटरनेशनल फर्म्स, फाइनेंशियल फर्म्स, हाईली रिप्यूटेड फाइनेंशियल फर्म्स इस समय दावा कर रही हैं कि अब भारत को कोई रोक नहीं सकता है। 2 वर्ष के बाद इकोनॉमी की साइज को लेकर, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि शायद यह परमात्मा का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त है, आप जैसे विदुषियों का आशीर्वाद प्राप्त है कि भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में 2 साल के बाद तो दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में पहुंचेगा। लेकिन मुझे लगता है आजादी के 100 वर्ष पूरा होते होते 2047 तक हमारा भारत कहां जाएगा, मैं कहूंगा तो लोग हो सकता है कभी कुछ चूक रह जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि परमात्मा 2047 तक ही हमको टॉप पर पहुंचा दे भारत। और यह सब जो कुछ भी हो रहा है इसलिए कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं और हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवान, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जिस समर्पण के भाव के साथ लगे हैं, बाहर रहकर किसी को उसका एहसास नहीं होगा। सीमाओं पर जाकर मैं देखता हूं, महीनों गुजर जाते हैं, परिवार के लोगों से कोई संपर्क नहीं होता। ऐसे सारे जाबाज जितने भी हमारे सैनिक और सुरक्षाकर्मी हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। क्यों इसलिए अभिनंदन करता हूं कि उन्हीं सभी लोगों की वजह से ही आज भारत के लोग चैन की सांस ले पा रहे हैं। साथियों, अगर आप ऊपरी तौर पर देखें तो सैनिकों को सिर्फ राष्ट्र की सुरक्षा के साथ जोड़कर देखा जाता है। भाई सैनिक हैं तो राष्ट्र की सुरक्षा करेंगे, ऐसा माना जाता है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सैनिक को शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए, हट्टा कट्टा होना चाहिए, चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। निश्चित रूप से एक सैनिक के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ यह आवश्यक है, क्योंकि सैनिक को कठिन माहौल में रहना पड़ता है। जाकर देखिए सीमाओं के ऊपर, मैं तो जाकर देखता हूं कभी सियाचिन की ऊंचाई पर 3-3, 4-4 महीने जवान जो तैनात हो जाते हैं। हम लोगों की आधे घंटे में हालत बिगड़ती है, भागो यहां से हेलीकॉप्टर से, वहां समय गुजारते हैं। हर चीज फ्रीज्ड है वहां। एक सैनिक के लिए सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। एक सैनिक के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी आवश्यक है, और वह मेंटल स्ट्रेंथ हम नहीं देंगे, वह मेंटल स्ट्रेंथ आप लोग देंगे, आपसे ही मिलेगी। और यहां पर मेरे समक्ष इतने सारे आर्म फोर्सेज और सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान और अफसर्स बैठे हैं। किसी भी जवान के यदि डेली रूटीन के बारे में यदि कोई भी बैठा हुआ, यहां का व्यक्ति नहीं, देश का कोई भी व्यक्ति जाने तो उसे ताज्जुब होगा। एक सैनिक अपने घर परिवार से दूर रहता है। मैंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीएपीएफ के भी जवानों को देखा, और अपने गांव से दूर रहता है, अपने समाज के लोगों से वह दूर रहता है। इसके अलावा हमारे सैनिकों को हिमालय की ऊंचाइयों पर भी रहना पड़ता है, समुद्र की गहराइयों में भी रहना पड़ता है, रेतीले मैदानों से लेकर घने जंगलों तक में भी रहना पड़ता है। इतनी मुश्किल परिस्थितियों में हमारे सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, और ये सारी कठिनाइयां, सारी मुश्किलें सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के आधार पर झेली नहीं जा सकती।
देवियों सज्जनों, एक सैनिक के अंदर सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर खड़े रहने की यह ऊर्जा या एनर्जी कहां से आती है? थारू के मरुस्थल में 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान सहने की शक्ति एक हमारे सैनिक को कहां से आती है? समुद्र के भीतर कई महीनों तक पनडुब्बी में पड़े रहने वाले हमारे सैनिक के पास समुद्र के दबाव को सहन करने की क्षमता कहां से आती है? पनडुब्बी में पड़े रहने वाले हमारे सैनिक के पास समुद्र के दबाव को सहन करने की क्षमता कहां से आती है? साथियों, हमारे सैनिकों के पास यह सारी ऊर्जा, यह प्रेरणा, यह शक्ति उनके अंतर्मन से आती है। सरकार के द्वारा नहीं आती है, उनके अंतर्मन से आती है। और उनके भीतर की रोशनी उन्हें ऊर्जा देती है और उनकी आत्मा उन्हें बल प्रदान करती है। हमारे सैनिक जो दिन रात देश की सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो उनके शरीर और दिमाग दोनों की परीक्षा लेती रहती हैं। इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लंबे समय तक तनाव, अनिश्चितता और कठिन परिस्थितियों में काम करने के कारण सैनिकों का मानसिक स्वास्थ्य भी किसी न किसी हद तक प्रभावित भी होता है। ऐसे में ब्रह्म कुमारीज का सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आगे आना निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कदम है और मैं इसके लिए शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप अपने आसपास के वातावरण को देखिए, एक आम आदमी के जीवन का भी मूल्यांकन करिए, आकलन करिए। एक आम आदमी वैसे तो कई सारे लोगों के बीच रहता है और अपने घर परिवार के बीच में रहता है, उसका एक समाज होता है, रोज कई नए लोग मिला करते हैं। इसके बावजूद भी उसे अकेलेपन और तनाव की समस्या से आपने देखा होगा लोगों को गुजरना पड़ता है। तो फिर हमारे सैनिकों पर, हमारे सुरक्षा के जवानों पर क्या गुजरती होगी जो घर परिवार से दूर रहकर राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं? और सैनिक ही क्यों, आप सामान्य लोगों को देखें, उनका ऑब्जर्वेशन करें। और आप सब जानते हैं यह आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, एआई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग। पल पल की सूचनाएं हमारे पास आती हैं। हमें सेकंड से पता चलता है कि अमेरिका में क्या चल रहा है, हमें मालूम है कि यूक्रेन में क्या चल रहा है, हमें मालूम है कि रूस में क्या चल रहा है, लेकिन हमारे भीतर क्या चल रहा है यह हमें नहीं मालूम होता है। देवियों सज्जनों, हम पूरी दुनिया की खबर रखते हैं लेकिन अपनी खबर नहीं रखते हैं। हमारे सैनिक भी पूरी दुनिया की चीजें देखते हैं लेकिन अपने अंदर नहीं झांकते हैं। हम आप सभी धीरे धीरे इंसान का बाहरी दुनिया से कनेक्शन ये भले जुड़ जाता है, लेकिन खुद से जो कनेक्शन होना चाहिए, खुद का कनेक्शन वह टूट जाता है। शायद यही कारण है कि इन सारी चीजों के बावजूद भी आम आदमी को अकेलेपन का और तनाव की समस्या का सामना करना पड़ता है। आप हॉस्पिटल्स में साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट जाकर देखिए, लंबी लंबी लाइनें वहां आपको देखने को मिलेंगी। दुनिया भर में अनेक लोग सामान्य जीवन जीने के लिए परेशान हैं। इसलिए समय की जरूरत है कि चाहे सामान्य नागरिक हो या फिर हमारे सैनिक हों, उनके पास आध्यात्मिक और मानसिक रूप से भी पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए जो उन्हें तनाव, चिंता और भावनात्मक उथल पुथल से निपटने में मदद करे। और बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर के भय को हराना भी जरूरी है, और यह सब काम केवल आप जैसे लोग कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में योग, ध्यान और अध्यात्म की भूमिका निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और योग हमें अपने अंदर झांकने का और अपने बारे में जानने का एक बड़ा अवसर भी प्रदान करता है। मैं सभी सैनिकों से भी यह बात कहना चाहूँगा, हम अक्सर हथियारों, रणनीतियों और बुनियादी ढांचों के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होती है सुरक्षा करने वाले लोग, यानी कि आप। एक जागृत
और सशक्त सुरक्षाकर्मी पूरे राष्ट्र के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है, जो किसी भी तूफान का अडिगता के साथ सामना करता है। योद्धा की ताकत केवल बाहुबल की नहीं होती है मेरे देवियों सज्जनों, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है आत्मिक बल। और आत्मिक बल उसे सबसे ताकतवर बनाता है और पूरे जग का जरूरत पड़ने पर वह विजेता बन जाता है। आप में से हर एक ने कठिन प्रशिक्षण, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां और न जाने कितने तनावपूर्ण क्षणों का सामना करना पड़ता है, पर आज जो सबसे अदृश्य और अविरल युद्ध चल रहा है वह अंदर की अशांति और अस्थिरता। और मैं जानता हूं कि सैनिक के रूप में आपको दूसरों की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने भीतर के आत्मबल को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने में भी समय आप निकालें। आप केवल सीमाओं के संरक्षक नहीं हैं, बल्कि देश की युवा पीढ़ी के लिए सेवा, साहस और संकल्प के आप प्रेरणा स्रोत हैं। साथियों, जब मैं सैनिकों के लिए योग और ध्यान की बात कर रहा हूं तो मैं इस पर अपनी ओर से एक दृष्टिकोण आप सबके सामने रखना चाहूँगा। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हमारे सैनिक सीमा पर खड़े होकर जिस तरह से हम सबकी सुरक्षा कर रहे हैं वह कहीं न कहीं योग और साधना का ही एक रूप है। मुझे लगता है कि योग को किसी सीमित दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। योग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप शरीर के कुछ एंगल्स पर किस एंगल पर मोड़ रहे हैं, बल्कि योग इससे कहीं आगे की चीज है। महज शारीरिक व्यायाम भर नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। योग हमें हमारे काम में माहिर बनाता है। हमारे सैनिक भी तो एक तरह से यही कर रहे हैं जो हम करते हैं। हमारे सैनिक भी तो सीमा पर एकाग्रचित्त होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम। बहुत सोच समझ कर शायद यह कहा होगा उन्होंने कर्म में कुशलता को योग माना है, और कर्म में कुशलता हमारे सेना के जवानों में और हमारे सुरक्षा के जवानों में है। इसलिए मैं एक योगी यानी साधक में और एक सैनिक में बहुत अंतर नहीं देखता हूं। मुझे कई मायने में एक साधक और सैनिक काफी हद तक एक जैसे दिखते हैं। साथियों, आप देखें तो आपको सैनिक और साधक पहली नजर में तो दो अलग अलग व्यक्तित्व लग सकते हैं, लेकिन जब आप बारीकी से अनुशासन के कोई व्यक्ति साधक अंतर नहीं देखता हूं। मुझे कई मायने में एक साधक और सैनिक काफी हद तक एक जैसे दिखते हैं। साथियों, बिना कर्तव्य और अनुशासन के कोई व्यक्ति साधक नहीं बन सकता है, और साधक के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य, सबसे बड़ा ध्येय मानवता की सेवा करना ही होता है। साथियों, एक सैनिक और साधक में जो सबसे बड़ी समानता मुझे देखने को मिलती है वह है दोनों ही एक बेहतर, सुरक्षित और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए कार्य करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि साधक और सैनिक अलग अलग नहीं होते, बल्कि एक तरह से दोनों एक ही होते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि एक सच्चे साधक के अंदर एक सैनिक, मैं यह मानता हूं कि एक सच्चे साधक के अंदर एक सैनिक तथा एक सैनिक के अंदर एक साधक जरूर विद्यमान रहता है। मैं यह बात कोई ऐसे नहीं कर रहा, बल्कि